हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रह्म समाज। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की, तो इसकी जो शुरुआत है इंडिया में वो होती है ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। जो 1820 से लेकर 1840 का दशक है, इस टाइम पर शुरुआत होती है इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। और उनमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो आता है ब्रह्म समाज। और एक पर्सनैलिटी जिसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है, वो है राजा राम मोहन राय, जिनको हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पर सोशल रिलीजियस मूवमेंट आपके GS1 का पार्ट है मीन्स एग्जामिनेशन में। और इसके ऊपर आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम टॉपिक आपका प्रीलिम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो ब्रह्म समाज अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसको एंड टू एंड कवर कर लेंगे। देखिए, अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूं तो ये समाज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस दशक में, उस टाइम पर जब इंडिया में कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा था, जब इंडिया में लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, लोग बहुत रूढ़िवादी थे, उस टाइम पर भी इन्होंने जो इंडिया के कस्टम्स थे जो कि नहीं थे वुमेन फ्रेंडली या फिर जो गलत थे उनको अपोज किया। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की। आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया होगा और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोग नए हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, जब भी हम किसी रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, या फिर किसी रिलीजियस बॉडी की बात करते हैं, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि उनके फाउंडर कौन थे। जब भी आप कोई मूवमेंट पढ़ें, आप ब्रह्म समाज पढ़ें, आप आर्य समाज पढ़ें, या फिर कोई भी और मूवमेंट आप पढ़ें, तो वहां पर आपको सबसे पहले उनके फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या है। ठीक है, किस बेसिस पर ये अपना मैसेज प्रोपोगेट कर रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर बॉडी से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है उस पर्टिकुलर समाज से एसोसिएटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम जब ब्रह्म समाज कवर करेंगे तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम एंड टू एंड कवर करें। ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट छोड़े ना। हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, वो किस किस चीज से एसोसिएटेड थे, कौन सा स्कूल या कॉलेज उन्होंने शुरू किया था, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म समाज है इसका बेसिक जो एजेंडा था वो क्या था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रोमिनेंट लीडर्स की, हम केशव चंद्र सेन की बात करेंगे, हम देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करेंगे, और फिर हम जो ब्रह्म समाज में दो स्प्लिट हुई है उनकी भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। ये वो पर्सनैलिटी है जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ब्रिटिश के साथ काम करने के बाद उनसे अलग हुई। अगर हम बात करें 1810 के दशक की, तो उस टाइम पर ये ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जॉब करते थे वहां पर। उसके बाद ये उनसे अलग हो गए, और उसके बाद इन्होंने शुरू की एक अपनी मूवमेंट जो इंडिया में आगे चलकर एक बहुत बड़ी मूवमेंट का रूप ले लेती है। देखिए, राजा राम मोहन राय स्टार्टिंग में हमारे जो सोशल लाइफ है उसके पार्ट थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। उस टाइम पर सती प्रथा बहुत ज्यादा आपकी एक्टिव थी। ठीक है, विडो रीमैरिज एक ऐसा कंसेप्ट था जिसको कोई फॉलो ही नहीं करता था। सब विडो को जैसे ही कोई औरत के जिसका पति की डेथ हो जाती थी, उस विडो को एक बहुत ही पुअर कंडीशन में रहने को मजबूर किया जाता था। तो उस टाइम पर इन्होंने आवाज उठाई इन सब चीजों के खिलाफ। ठीक है, तो जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी आत्मीय सभा की इन 1814, ठीक है, 1814 में। और उसके बाद इन्होंने ब्रह्म सभा 1828 में ओपन की, एक अगेन एक बहुत ही बड़ी रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम 1829 में चल के ब्रह्म समाज हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या है, ब्रह्म सभा, और बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा 1829 में, ब्रह्म समाज। ठीक है, यहां पर बेसिकली ये कहते हैं कि देखो, हम भले ही वेदास को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वेदा हमें एक ऐसी फिलॉसफी बताते हैं, एक ऐसी प्रैक्टिस बताते हैं जो कि इनह्यूमेन है, जो कि गलत है, तो हम वेदास को क्यों फॉलो करें। हमें वेदास की सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉलो करना चाहिए जो रीजनेबल हैं, जो ठीक हैं, जो समाज में इक्वालिटी लेकर आती हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तिरस्कार नहीं करती हैं। तो इनकी जो फिलॉसफी थी वो कहीं ना कहीं जो वेदांता वाली थी, जो इंटरनेशनलिज्म वाली थी, या जो मोनोथिज्म वाली थी, वो थी। अब देखो, मैं बड़े बड़े वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन इनका वर्ड मैं आपको, इनके मीनिंग आपको बताता हूं सभी वर्ड्स के। वेदांता का मतलब ये है कि यहां पर आप रीजन के साथ आर्गुमेंट करें,
आप किसी भी चीज को इस वजह से चूज करें क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। आप किसी भी प्रैक्टिस को ब्लाइंडली फॉलो ना करें जस्ट बिकॉज कि सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको फॉलो करेंगे। आप उसमें रीजन देखिए, क्या वो फिलॉसफी सही है? अगर हम सती प्रथा को फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो सही प्रथा है कि हम एक औरत को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ह्यूमन बीइंग है, उसको उसके पति की चिता पे जलने को छोड़ देते हैं? तो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस थी जिसको लोग फॉलो तो करते आ रहे थे, लेकिन कभी भी किसी ने उसके खिलाफ सवाल नहीं उठाए थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हम अपने जो रिचुअल हैं उनको क्यों अपोज करें, क्या पता भगवान हमें शाप ना दे दे। तो दोस्तों उस पर्टिकुलर टाइम पर राजा राम मोहन राय ने एक बहुत एक्टिव आवाज उठाई, बहुत स्ट्रांग आवाज उठाई। ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म बेसिकली दोस्तों ये एक फिलॉसफी है जहां पर हम कहते हैं कि जो दो नेशन है उनके बीच में स्ट्रांग कॉपरेशन होनी चाहिए। बाउंड्रीज होनी जरूर चाहिए, लेकिन वो डाइल्यूटेड बाउंड्री होनी चाहिए। यहाँ पर बाउंड्रीज इस तरीके की ना हो कि इस कम्युनिटी के लोग इस कम्युनिटी के लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेट हो जाएं, ऐसा ना हो। यहाँ पर लोगों के बीच में प्यार हो। इंटरनेशनलिज्म बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी है जो स्टेट से भी ऊपर उठकर है, कि आप सिर्फ एक नेशन के पार्ट ना बने, आप एक जो होल है, एक जो पूरा ग्लोबल एक आउटलुक है उसका पार्ट बने। ठीक है। और फिर आता है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म के तो बहुत बड़े प्रचारक थे राजा राम मोहन राय। ये कहते थे कि हम क्यों इतने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। ये कहते थे कि हमारा जो भगवान है वो एक ब्रह्म है, एक यूनिवर्सल गॉड है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें बहुत सारे देवी देवताओं के जो हमने आइडल्स बना रखे हैं, जो मूर्ति बना रखे हैं, उनको हमें पूजना नहीं चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम पर इनके ऐसे विचार थे। इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स भी किए, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ वेदास एंड उपनिषद इनटू बंगाली। बेसिकली अपना क्लेम प्रूव करना चाहते थे। कहते थे कि देखो कहीं वेदा में लिखा नहीं गया है कि सती प्रथा होनी चाहिए, कहीं वेदास में लिखा नहीं गया है कि ये भी होना चाहिए। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने वेदास को, उपनिषद को ट्रांसलेट किया इनटू दी बंगाली, ताकि ये लोगों को दिखा पाए देखो हमारी इन वेदास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, जिनमें एक थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और दूसरी थी परसेप्ट ऑफ जीसस। जो परसेप्ट ऑफ जीसस बुक थी, यहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियंस की भी कुछ जो प्रैक्टिस थी उनको अपोज किया। बाद में क्रिश्चियन मिशनरी से इनसे बहुत गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन इनका फंडा एकदम क्लियर था कि जिस धर्म में जो चीज अच्छी है उसको अपना लो। फिर उसमें यह मत देखो कि धर्म कौन सा है। अगर कोई प्रैक्टिस अच्छी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और अगर हमारे धर्म में भी कोई प्रैक्टिस बेकार है तो उसे हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने बाइबल पढ़ी ना, तो इन्होंने देखा कि उसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी हैं जो सही नहीं है। तो इन्होंने जब ये बुक लिखी है परसेप्ट ऑफ जीसस, तो यहाँ पर उन्होंने उन प्रैक्टिस को मेंशन किया है कि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ही एक कहते हैं ना ओपन माइंडेड राइटर थे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर बाद में क्या एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने ओपनली अपनी चीजों को प्रैक्टिस किया। ठीक है। इन्होंने बंगाली ग्रामर बुक लिखी, मिरात उल अकबर इनकी एक पब्लिकेशन थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक मंजरुल अदयान बुक लिखी पर्शियन में। ये एक मल्टीलिंगुअल पर्सन थे, इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोले, जिनमें प्रोमिनेंट कौन से थे? हिंदू कॉलेज, जो कि इन्होंने डेविड हरे को सपोर्ट करके खुलवाया। बेसिकली डेविड हरे ने खोला और सपोर्ट राजा राम मोहन राय ने किया इसमें, और वहां पे ये पढ़ाते भी थे। उसके बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज स्टेब्लिश किया 1825 में। कहां पर? कलकत्ता में। जहां पर अगेन इन्होंने बोला कि हम वेस्टर्न एजुकेशन भी फॉलो करेंगे और हम इंडियन लिटरेरी एजुकेशन को भी फॉलो करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं था दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय, इनकी जो ब्रह्म समाज ऑर्गेनाइजेशन थी, ये वेस्टर्न आइडियाज को टोटली अपोज कर रही थी। ऐसा नहीं था। ये कहती थी कि जो भी अच्छी प्रैक्टिस हैं, जो हमारे देश को फायदा पहुंचा सकती हैं, हमारे समाज को फायदा पहुंचा सकती हैं, हमारे लोगों का उत्थान कर सकती हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, फिर भले ही वो प्रैक्टिस बाहर से क्यों ना आई हो। ठीक है। फिर इनकी जो फिलॉसफी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तीन मेजर फिलॉसफी ये फॉलो करते थे। मोनोथिज्म, एक सिंगल गॉड है। ठीक है। वेदांता की हमें रीजन पे जाना चाहिए, और सबसे मेन कि इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए। यहां पर हम एक बाउंड्री से बंधे ना हो, हम आइसोलेटेड ना हो। ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में यह भी कहा जाता है कि उस टाइम पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिमांड्स भी रखी ब्रिटिश के सामने। ये मांगते थे कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जो प्रेस है वो बाउंडेड हो। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो हमारी अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विस हैं उनको आप इंडियनाइज करो, वहां पर इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाओ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बहुत स्मूथ करना चाहते थे। अगेन उसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन ही बढ़ाना चाहते थे। तो उस टाइम पर भी इन्होंने ये पॉलिटिकल डिमांड्स रखी, जहां पर अभी हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसकी बिगिनिंग भी नहीं हुई थी। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माना जाता है, और तभी इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में, और क्या पता आगे भी पूछा जाए, कि हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। इनका नाम एक्चुअल में राम मोहन राय है, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी?
दोस्तों 1831 में इनको राजा की उपाधि दी उस टाइम की मुगल एम्परर अकबर टू ने। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, अकबर टू, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 1831 में ये उनके बिहाफ पर इंग्लैंड गए थे, एक पर्टिकुलर डेलीगेशन को लेकर, इन्होंने किंग को वहां पर रिप्रेजेंट करना था, तो इसलिए उनको वहां पर टाइटल मिला राजा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की, कि ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी क्या थी। देखिए, ब्रह्म समाज को पहले बनाया गया था एज ब्रह्म सभा, मैंने आपको बताया भी है, इन अगस्त 1828 राजा राममोहन रॉय के द्वारा। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, ब्रह्म समाज। ठीक है, और जो ब्रह्म समाज था दोस्तों, अगेन यहां पर एक ब्रह्म जो है, एक यूनिवर्सल गॉड है, उसकी पूजा करने को बोला गया। ठीक है, टू दी वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ द एटर्नल अनसर्चेबल इम्यूटेबल बीइंग हु इज द ऑर्डर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, एक ब्रह्म गॉड। ठीक है, एक सिंगल देवी देवता नहीं, एक जो ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा गॉड है, जो एटर्नल है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उस गॉड की पूजा। ठीक है, प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द उपनिषद इनके मेन मोड थे अपने जो पूजा करने के। ऐसा नहीं था कि ये बहुत हार्ड रिचुअल करने को बोल रहे थे, बेसिकली उसको तो ये अपोज कर रहे थे। ठीक है, ये नहीं मांगते थे कि हम बलि दें, हम बहुत महंगे महंगे रिचुअल करें, इस चीज को ये अपोज करते थे। इनको लगता था कि सिर्फ शांति से आप पूजा पाठ करो, ठीक है, भगवान का स्मरण करो, ध्यान रखो, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे वर अपोज टू आइडोल्ट्री, ये मूर्ति पूजन के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इनको लगता था कि मूर्ति पूजन एक तरह की फॉल्स प्रैक्टिस है, एंड दे ऑलवेज अपोज द मीनिंगलेस रिचुअल। ठीक है, इनकी जो फिलॉसफी थी वो वेदांता के ऊपर बेस्ड थी। और अगर हम इनके काम की बात करें तो देखिए, एक तो हो गया कि इनकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो क्या है। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें, एजेंडा की बात करें, तो ये विडो मैरिज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, ये चाइल्ड मैरिज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, ये सती प्रथा को अबॉलिश करना चाहते थे, ये हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे, जहां पर जो हार्श प्रैक्टिस थी, जो पुअर प्रैक्टिस थी, उनको ये खत्म करना चाहते थे। ठीक है, आइडोलिट्री के खिलाफ थे, चाहते थे कि हर चीज को रीजन के बेसिस पर मापा जाए। ठीक है, ब्रह्म समाज एम टू प्योरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म यूजिंग द ट्विन पिलर ऑफ रीजन एंड द वेदास। ये कहते थे कि वेदास आर नॉट इनफॉलिबल, ऐसा नहीं है कि वेदास को हम गिरा नहीं सकते या फिर वेदास को हम ब्लाइंडली फॉलो करते रहे, ऐसा नहीं है। हमें वेदास की सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए जो कि रीजनेबल हैं, जो हमारे समाज में फायदा पहुंचाने वाली हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोमिनेंट लीडर की ब्रह्म समाज के, तो इनमें एक नाम जो सबसे ज्यादा ऊपर आता है वो आता है देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ऑलरेडी 1830s में तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे, एक इनका एक पब्लिकेशन था। लेकिन बाद में 1842 के आसपास, इन 1842 इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्म समाज, और उसके बाद ब्रह्म समाज में एक नई जान आ चुकी थी, क्योंकि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पर। ब्रह्म समाज ऑलरेडी उस टाइम पर 13-14 साल की हो चुकी थी, और जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी इसके भी काफी मेंबर थे। और जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हुई तो ब्रह्म समाज में एक नई लाइफ आई। उसके बाद एक और पर्सन आते हैं जो काफी प्रोमिनेंट हैं, जो है केशव चंद्र सेन, एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, आचार्य की इनको उपाधि दी जाती है। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इन दी ईयर 1858 जब ये ज्वाइन करते हैं ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन की सबसे मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी कि ब्रह्म समाज को बंगाल से लेकर बाहर गए। मतलब क्या कि ब्रह्म समाज सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रहे, ये पंजाब में पहुंचे, ये महाराष्ट्र में पहुंचे, ऐसी इनकी कोशिश थी, और उसमें सफल भी हुए। ठीक है, नो डाउट महाराष्ट्र में उसका रूप थोड़ा हमें डिफरेंट देखने को मिला। ठीक है, प्रार्थना समाज हमें डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिला, लेकिन वहां पर जो प्रार्थना समाज की फॉर्मेशन थी इन 1870, उसमें केशव चंद्र सेन की जो विजिट थी महाराष्ट्र में, उसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा रेडिकल पर्सनैलिटी थे। ठीक है, और इनके जो रेडिकल आइडियाज थे, खासकर जो ऑर्थोडॉक्सी को काफी अपोज करने वाले आइडियाज थे, उसको देवेंद्र नाथ टैगोर सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने इनको एडमिट किया था, इनको आचार्य की उपाधि दी थी, लेकिन उसके बाद इनको लगा कि ही इज टू रेडिकल। तो इसकी वजह से, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह से हमें पहली स्प्लिट देखने को मिलती है इन दी ब्रह्म समाज। देखिए, ब्रह्म समाज बड़ा हो चुका है। अगर आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के नॉवेल्स पढ़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने गोरा अगर पढ़ा होगा, तो 1860s और 70s में ब्रह्म समाज वॉज द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन इन दी बंगाल। ठीक है, और बंगाल उस टाइम पर छोटा मोटा बंगाल नहीं है, बहुत बड़ा बंगाल है। तो वहां पर ब्रह्म समाज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और इस टाइम पर हमें पहली स्प्लिट देखने को मिलती है ब्रह्म समाज में। तो होता क्या है कि जो रेडिकल आइडियाज हैं केशव चंद्र सेन के, ये पसंद नहीं आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर को, और वो इनको निकाल देते हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन।
अब जब केशव चंद्र सेन को निकाल दिया जाता है तो वो अपना एक समाज बनाते हैं जिसको वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म समाज है वो नवा विधान है, न्यू आइडियाज वाला है, न्यू एक ब्रह्म समाज है, तो उसको वो नाम देते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। नाम चेंज नहीं करते हैं वो। तो यहां पर नाम किसको चेंज करना पड़ता है? देवेंद्र नाथ टैगोर को, क्योंकि उनका जो ब्रह्म समाज है वो पुराना वाला ब्रह्म समाज चला आ रहा है, तो उसको नाम दिया जाता है आदि ब्रह्म समाज, वो ब्रह्म समाज जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है। ठीक है, तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज है वो कौन सा है? आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन का जो नया ब्रह्म समाज है वो क्या बनता है? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। दोस्तों यहीं पर ही बात खत्म नहीं होती है। बाद में 1870s में, खासकर 1878 में होता क्या है कि केशव चंद्र सेन अपनी 13 साल की बेटी की शादी करते हैं एक माइनर राजा के साथ। और यहाँ पर पूरे जो रिचुअल है वो हिंदू रिचुअल फॉलो होते हैं, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल फॉलो होते हैं, जिनको वो हमेशा अपोज करते आ रहे थे। तो इस वजह से जो उनके बाकी फॉलोवर थे वो उनसे नाराज हो जाते हैं और वो एक और ब्रह्म समाज बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि जो उनके फॉलोवर, डिस्कस्टेड फॉलोवर थे, जो दुखी फॉलोवर थे, फॉर एग्जांपल उमेश चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, ये बनाते हैं साधारण ब्रह्म समाज। और जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है वो आपका पहले रह जाता है, एक आदि ब्रह्म समाज है देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो यहां पर अब हमें मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की। क्लियर है ये वाली बात आपको? तो यहां पर आपने क्या पढ़ा मुझसे? राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, आपने ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी पढ़ी और हमने कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करी। फाइनली हमने बात करी स्प्लिट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर कर पाओ। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। तो आई होप कि आप लोगों को आंसर पता। सॉरी यहाँ पर एनिमेशन थोड़ी गलत हो गई है, बट राजा राम मोहन राय वाज द आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। Which of the following statement is are correct regarding Brahma Samaj? It opposed adultery. It denied the need for a priestly class for interpreting the religious text. It popularized the doctrine that Vedas are infallible. आपको इसका आंसर मुझे देना है, इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि इतना टफ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दे रहा हूं जिसका आंसर आपको अगेन कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताना है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राजा राम मोहन राय। और यही स्टाइल है 8 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन का इन दी एचपीएस। तो हमें इसका आंसर पक्का लिखना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 शब्दों में आपको अपने विचार इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जाकर अभी प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और हमने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।